तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नेटेस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपके लिए मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पर आपको जो है पूरे 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अंतिम 10 दिन धुआंधार तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ में जुड़िएगा। इसकी बिल्कुल जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री रहेगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके और अपनी जो है पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर कला वर्ग स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बाकी लोग भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए यहाँ पर क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। इससे पहले जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके किसके होंगे, वो आपके रहेंगे वहाँ पर जो है रीजनिंग के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएंगे कला वर्ग के। एक सेकंड रुकिए, सेट कर लेते हैं। चलिए, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? पी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी है आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, उसको आप लोग बताइए, इसमें कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा इसमें आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बात की गई है कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? तो 1 अगस्त को, 1 अगस्त, और आपका ये 1920 को यहाँ पर शुरू किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 52 है। वीर निर्माण किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर शैव संप्रदाय, या इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका आजीविका। क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर दीजिएगा आप लोग। वीर निर्माण किससे संबंधित है? तो वीर निर्माण युग का संबंध किससे हो जाएगा? जैन धर्म से है, यानी कि आंसर आपका कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो आपको यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 है, इसका आंसर दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया, यानी कि चिन्हित किया गया? ठीक है, कोल्डहा, चिरांद, गुफकराल, या फिर लिंगशुकुर। क्वेश्चन नंबर आपका 53 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या था कि इस काल की सभ्यता जो है भारत के पूरे एकदम विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिंगशुकुर, यानी कि डी आंसर इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 54 है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? ऑप्शन ए 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त, या फिर 10 अगस्त। यानी कि 1942 में हुआ था, लेकिन किस अगस्त को आपसे यहाँ पर डेट पूछी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका 8 अगस्त 1942, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड बेंटिक। 55 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक, जिन्हें विलियम, जिन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें आपका विलियम कैवेंडिश, एम, एक सेकंड, ये छोटी की मात्रा, ठीक, उधर ठीक है, विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 56 है। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ऑप्शन ए है ब्लामफील्ड फुलर, बी है चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन सी चार्ल्स नेपियर, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा मेटकॉफ। तो 56 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए इसमें हो जाएगा। ब्लामफील्ड फुलर जो है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर गवर्नर बने थे। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए है काबुल, बी है दिल्ली, सी है आगरा, डी है लाहौर। क्वेश्चन नंबर आपका 57। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में यहाँ पर जो है हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। करेवा अच्छी तरह से जाना जाता है किसके लिए? सेब की कृषि के लिए, केला की कृषि के लिए, अंगूर की कृषि के लिए, या फिर ऑप्शन डी है केसर की कृषि के लिए। तो करेवा जो है कश्मीर घाटी के क्या है कि झील निक्षेप है, और इसमें किसकी कृषि के लिए जाना जाता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, केसर की कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन,
पृथ्वी का परिक्रमण, या फिर पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, या फिर सूर्य का घूर्णन। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? ऑप्शन ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा हरियाणा। तो भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश है, यानी कि सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आपका, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर उसके बाद क्या आएगा? राजस्थान आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर अंतः उष्णकटिबंधीय अवसाद क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 61, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कर्क रेखा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? अक्सुम्बो घाना, हूबर बांध यूएसए, पुरो बेगवा बांध जापान, वारगे गेम्बा दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ है आपका? दक्षिण अफ्रीका में ना होकर ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपका गलत था, बाकी सभी ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है? क्रेटर, कॉल्डेरा, अर्ग, या फिर प्यूमिस। तो 63 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? अर्ग, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्ग का संबंध जो है ज्वालामुखी से नहीं है। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल लगभग कितना होता है? 26, यानी 26.5 दिन, 27.5, 28.5, या फिर 29.5। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 29.5, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप वही करके आना, और ध्यान से क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना, जिससे आपकी गलतियां होने के चांस काफी ज्यादा कम रहे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो प्रमुख प्रकार की हिमनदी हैं। सी है हिम भूमि के समस्थ के समायोजन को प्रभावित करती हैं। डी है हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। 65 का यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली। ये आपका गलत है, बाकी सभी आपका सही है। 66 इसमें भी आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। टर्बिडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, या फिर ये उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है, या फिर सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदरी पड़ते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो आपके यहाँ पर पूछा गया। तो कौन सा नहीं है आपका? ई नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। 67 है, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? पॉल सीवरी, फ्रेडरिक एल्सुमैन, फ्लोरेस इलियट, या फिर खुश्य। तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, पोस्ट नियंत्रण, या फिर भर्ती। तो 68 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि चयन की प्रक्रिया में सबसे पहला आवश्यक कदम होता है भर्ती, किसी भी प्रकार के चयन को जो है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपको बताना कौन सा, यानी कि आपका मैच नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा एकात्मक सरकार। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर डी आपका सही नहीं है। कनाडा एकात्मक सरकार यहाँ पर नहीं, कनाडा में क्या है, संघीय सरकार में केंद्र सरकार को जो है ज्यादा मजबूत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, किसने कहा कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? रूसो, लॉस्की, ग्रीन, या फिर स्पेंसर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रूसो। 71 है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति यानी रचना कौन सी है? शुक्रनीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, या फिर धर्मशास्त्र। तो 71 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। 72 है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 18, 19, 20, या फिर 21। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 72 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, प्रशासनिक नीति का मुख्य वाक्य का निर्धारण निर्धारण करने का कार्य क्या है?
मुख्य कार्यकारी या फिर लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी या मानव संसाधन प्रबंधक। तो 73 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि मुख्य या फिर कार्यकारी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 74 है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। ये किसने कहा था? हॉब्स, गोंदा, रूसो या फिर ऑस्टिन। 74 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रूसो। 75 है, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी या धार्मिक प्रमुख। तो 75 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, तानाशाह। अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 76 क्वेश्चन पर। इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी या फिर एमएफसी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनपीसी संस्था जो है चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 77, जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला क्या है? पूर्णतः लोचशील मांग का है, पूर्णतः अलोचशील मांग का है, या फिर ऐकिक लोचशील मांग का, या फिर अपेक्षाकृत लोचशील मांग का। तो 77 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐकिक लोचशील मांग का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो फिर इसका क्या परिणाम होगा? जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या में कमी या पूंजी केंद्रण में वृद्धि। तो 78 का यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि। 79 है, किसने भारत को व्यय कर शुरू करने का प्रस्ताव दिया या फिर सुझाव दिया? क्वेश्चन नंबर आपका 79। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए है जे आर हिक्स, ए के सेन, एन केल्डॉर या फिर उर्सुला हिक्स। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एन केल्डॉर। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती है? तो यहाँ पर देखो आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से भी आते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आते हैं, ज्योग्राफी से भी आते हैं। ठीक है, जो आपका स्टैटिक जीके हो गया वहां से भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारा आपका जो है सामान्य ज्ञान में भी आते हैं, और यहाँ पर जो कला वर्ग है यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका 80 का? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अल्पाधिकार में। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति की? टंडन समिति, राज्य समिति, केलकर समिति या फिर पराबला समिति। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 81 का कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा, राज्य समिति। भारत में जो कृषि जोत पर कर की संस्तुति इन्होंने जो है की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया है? नाबार्ड, आरआरबी, सिडबी या फिर एसबीआई। तो 82 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नाबार्ड। क्वेश्चन आपका 83 है, शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान है, कौन सा है ये? व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्ताव या राइस एवं कार्लमैन ने, वुड ने, कॉलिंसन ड्राइवर ने या फिर बिल हेल्म बुट ने। तो 84 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल हेल्म बुट ने। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। तो यहाँ पर 85 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, यानी बच्चों पर अच्छा प्रभाव डाल सके, उनको अच्छी तरीके से शिक्षित कर सके। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? अध्यापक का, प्रशासक का, बालक का या फिर अभिभावक का। तो अभी आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था, हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका रहेगा? 86 का सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बालक का। ठीक है, शिक्षा केंद्रित कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। फिर यहाँ पर 87 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, बालक या फिर अच्छा शिक्षक। तो वही बात है, बालक, यानी कि 87 का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है।
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं के अध्ययन के लिए, या फिर गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन के लिए, केवल बाल्यावस्था, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था। तो 89 का डी आंसर हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषम केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित। तो अभी आपको बताया था बाल केंद्रित, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार का संजोय है। ये कथन किसका था? टिचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, या फिर मैकडूगल का? तो यहाँ पर 91 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ का। 92 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, या फिर प्रयोगीकरण? तो 92 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान है विद्यार्थी की समस्याओं को समझने के, या फिर शिक्षक की समस्याओं को समझने के माध्यम से, या फिर पाठ्यक्रम को समझने से, या शैक्षणिक समस्याओं को समझने से। तो यहाँ पर आपका 94 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को अनुशासित करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझें, और पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो 95 का आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को बेहतर समझें। फिलॉसफी का मुख्य तत्व क्या है? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 97 है, फिलॉसफी के मुख्य संप्रदाय हैं विचारवादी, भौतिकवादी, बहुवादी, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर 97 का क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दर्शन का मुख्य प्रकार है आस्तिक, नास्तिक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 98 का क्या हो जाएगा? दोनों, यानी कि आस्तिक भी है और नास्तिक। वेदों पर आधारित दर्शन क्या है? कर्मकांड या मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड या वेदांत दर्शन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, षड दर्शन संप्रदाय का दर्श है, अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हमने किए। इसकी पीडीएफ आपको जैसे आंसर लगे हुए हैं टिक करी हुई आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेना। तो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, उसी पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।